Hello students, I am Dr. Aniket, Assistant Professor of Agronomy at University of Agriculture and Technology बांदा और आज हम फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इस कोर्स के अंतर्गत एग्रो फॉरेस्ट्री कंपोनेंट के बारे में सीखेंगे. We will learn about the meaning, types and advantages of agroforestry to include in our farming systems. तो चलिए शुरू करते हैं. At initial, let's look to the concept of agroforestry यानी कृषि वानिकी. तो क्या है एक्चुअली कृषि वानिकी? यह एक फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कृषि और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद है. डेफिनेशन में हम ऐसा बता सकते हैं कि अ लैंड मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेटिंग ट्रीज, श्रब्स, क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक. फिर आगे डेफिनेशन में हमें से उद्देश्य भी बताने चाहिए. क्या उद्देश्य होते हैं? फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इनकम को बढ़ाना, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को प्राप्त करना और हमारे सिस्टम में एग्रीकल्चर में एक ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना. इसके फायदे में और आगे आप बता सकते हैं कि इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, वाटर कंजर्वेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का या बढ़ाने का हमें मौका मिलता है और हमारी एक ओवरऑल लाइवलीहुड सुदृढ़ होती है. भारत में एग्री फॉरेस्ट्री की कोई नई अवधारणा नहीं है. पारंपरिक प्रणालियाँ जैसे एग्रो सिल्विकल्चर, होम गार्डन्स ये सदियों से ही हम देखते आ रहे हैं. हमारे सिस्टम में इन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है. आज के युग में एग्रो फॉरेस्ट्री कई समस्याओं जैसे वनों की कटाई जिसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन, फूड इनसिक्योरिटी, ऐसे कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर एज ए सोल्यूशन प्रेजेंट किया जाता है. तो चलिए एग्रो फॉरेस्ट्री के विभिन्न प्रकारों को मतलब टाइप्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स को हम विस्तार से समझते हैं. सबसे पहले हम इस एग्रो फॉरेस्ट्री के टाइप्स में एग्री सिल्विकल्चर सिस्टम के बारे में जानेंगे. एग्री सिल्विकल्चर एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पेड़ों को कृषि फसलों के साथ मतलब हम जिसको एरेबल क्रॉप्स या फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बोलते हैं उनके साथ उगाया जाता है. ध्यान में रखिए, पेड़ों को एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ उगाना. इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि मृदा की फर्टिलिटी में मतलब मृदा की उर्वरता में सुधार होता है, सॉइल इरोजन कम हो जाता है. जो अलग अलग तरीके से सॉइल इरोजन हम एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे विंड इरोजन हो चाहे वाटर इरोजन हो, तो ये पेड़ों की जड़ें उसको पकड़ के रखती है सॉइल को, इसलिए इरोजन कम होता है. और दूसरी बात, हमें बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन करने में आसानी होती है. अब जिसके इसके कुछ हम उदाहरण देखेंगे. ट्री स्पेसिस में मतलब जैसे मैंने बताया कि पेड़ों के बीच में फसलें लगाई जाती है. तो कौन से पेड़ इसमें रिकमेंड किए जाते हैं? पॉपुलर जैसे ट्री, यूकोलेप्टस, एकेशिया, नीम. मतलब जिन पेड़ों के तनों की एक कमर्शियल वैल्यू है किसी ना किसी कारण के लिए, चाहे फर्नीचर बनाना हो, चाहे कागज बनाना हो, पेपर मिल्स वगैरह यूज करना, तो खिलौने बनाना हो, इस तरीके के कुछ ना कुछ कमर्शियल वैल्यू उस पेड़ों की टिम्बर की होती है या तनों की होती है. और इनके बीच में क्या कौन सी फसलें हम ग्रो कर सकते हैं? व्हीट, मस्टर्ड, शुगर केन. और इस तरीके की जो प्रणाली है, ये मुख्यतः जो हमारा इंडो गंगेटिक प्लेन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, बिहार का बहुत सारा हिस्सा, उत्तराखंड का तराई रीजन, इन एरिया में इस तरीके के एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है. हालांकि बस इतनी एरिया तक ये लिमिटेड नहीं है, देश के अलग अलग विभागों में भी इस तरीके के अलग पेड़ों के साथ अलग फसल प्रणालियां हम कल्टीवेट कर सकते हैं. लेकिन जिस रेफरेंस से मैंने ये चीज़ें ली है वहाँ पर ये चीज़ें लिखी थी, इसलिए मैं यहाँ पर इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ. तो इस प्रकार एग्रीसिल्यूकल्चर एक बहुउद्देशीय प्रणाली है जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होती है. अब हम सिलोपार्चर सिस्टम के बारे में बात करेंगे. यह प्रणाली पेड़ और घास भूमि क्या बोलते हैं हम? ग्रासलैंड. मतलब फॉरेस्ट्रीज और उसके बीच में ग्रासलैंड को मेंटेन करना. और ग्रासलैंड है तो ऑब्वियसली वहां पर आपका पशुपालन भी आएगा, तो लाइफ स्टॉक रीजन का एक कंपोनेंट अपने आप ही यहाँ पर जोड़ा जाता है. तो इस प्रणाली के क्या मतलब, आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए. सिल्वोपार्चर सिस्टम में क्या है? फॉरेस्ट की ट्रीज लगाना जिनकी टिम्बर वैल्यू है, कमर्शियल टिम्बर वैल्यू है, उसके साथ बीच बीच में ग्रासलैंड मेंटेन करना पेड़ों के बीच में, और उस ग्रासलैंड पर जानवरों को चराना मतलब पशुपालन भी इसके साथ करना. अब यहाँ पर फायदे क्या है इसके? फॉडर अवेलेबिलिटी रहती है हमारी, हमेशा साल भर के लिए हमारे पास फॉडर अवेलेबिलिटी होती है. बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण होता है और सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है और बढ़ती भी है. अब इस प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले मुख्य पौधे कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं. ट्री स्पेसिस में जनरली
सुबाबुल, बाम्बू, सिरिस, इस तरह के ट्रीज यहाँ पर उगाए जाते हैं। सुबाबुल एक मतलब लेगुमिनस ट्री है जिसके पत्ते हम जानवरों को खिला भी सकते हैं। फिर इसके बीच में ग्रास स्पेसीज उगाई जाती है। कौन कौन से ग्रास स्पेसीज? गिनी ग्रास, नेपियर, स्टाइलो, मार्वेल, इस तरीके से कई सारे। और ये एरिड एंड सेमी एरिड हो, चाहे हाई अल्टीट्यूड का रीजन हो, इन सब जगहों पर इस तरह का सिस्टम रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये प्रणाली मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, असम ऐसे पहाड़ी इलाकों में की जाती है। और इससे न केवल पशुओं को फॉडर की अवेलेबिलिटी होती है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के ऊपर आ रहा है, उसकी निगेटिविटी को भी कम करता है। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कई बार बताया है कि एग्रो फॉरेस्ट्री ये ऐसा कंपोनेंट है जब से सबसे ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, जिसका नाम है हॉर्टिसिल्विकल्चर। हॉर्टिसिल्विकल्चर प्रणाली में फलदार वृक्षों मतलब फ्रूट क्रॉप्स को वानिकी पेड़ों के बीच में उगाया जाता है। मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट्री ट्रीज। अब इसके मुख्य लाभ क्या है? किसानों की आय बढ़ती है, क्योंकि भाई हमें वो एग्रो फॉरेस्ट्री के जो ट्रीज हैं वहां से टिम्बर, कमर्शियल टिम्बर मिलता है, उसको बेच पे भी पैसे मिलते हैं। और फलों के जो प्रोडक्शन होता है फ्रूट्स का, वहां से भी पैसे मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन किया जाता है। इस हर कंपोनेंट में आप बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना ये हमेशा से ही देखोगे। फिर इसके एग्जाम्पल में क्या बताया गया, कौन कौन सी ट्री स्पीसीज सजेस्ट की गई है? सिलोरोक, महोगनी, टीक, अलग कई सारे हो सकते हैं। इसमें चंदन हो सकता है, मोरिंगा हो सकता है। और उसके बीच में हम कौन से फ्रूट्स लगाते हैं? मैंगो, सिट्रस, गोवा, एप्पल। और ऐसी प्रणालियां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रचलित है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये लिमिटेड नहीं है कि बस इन स्टेट्स का मैं अभी नाम ले रहा हूँ इसलिए वहीं पर होती है। बाकी स्टेट में भी अपने अपने सिस्टम्स है, अपने अपने क्रॉप्स है, अपने अपने ट्रीज हैं, उनके साथ इसको किया जाता है। यह प्रणाली किसानों के लिए एक बहुत ही लाभकारी है, जिससे आप उनकी आय में एक स्थिरता आती है। अब हम एग्रो सिल्वो हॉर्टिकल्चर इस प्रणाली के बारे में बात करेंगे। इसमें क्रॉप्स, फ्रूट ट्रीज एंड फॉरेस्ट ट्रीज एक साथ उगाए जाते हैं, जिसका सबसे बहुत बड़ा फायदा है कि क्लाइमेट चेंज में जो भी दिक्कतें हो रही है उन सबको माइल्ड करके हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है फील्ड की। इसमें कौन कौन से ट्री स्पीसीज जनरल रिकमेंड की गई है? महोगनी, टीक, नीम। फॉरेस्ट में अब ये सॉरी फ्रूट स्पीसीज में अरिकानट, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट। और फिर क्रॉप स्पीसीज में पैडी, या फिर आपके अगर कोई मसाले की फसलें है, जनरली केरल और साउथ इंडिया में इन चीज़ों को पेपर वगैरह इन तरीके की मसाले की फसलें भी उगाई जाती है। तो ये फसल प्रणाली जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे एरिया में की जाती है। इससे किसानों को विविध आय के स्रोत प्राप्त होते हैं और जलवायु के अनुकूल कृषि प्रणाली विकसित होती है। अब हम सिल्वो एक्वाकल्चर प्रणाली के बारे में जानेंगे। सिल्वो एक्वाकल्चर एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फिश फार्मिंग मतलब मत्स्य पालन कहाँ किया जाता है? पेड़ों पौधों के बीच में उनके साथ तालाब खुदवा के वहां पर मत्स्य पालन किया जाता है। यह प्रणाली जल गुणवत्ता में सुधार, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करती है। और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ावा देती है। और इसके मेजर बेनिफिट्स क्या हैं? जो वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास की हरियाली बढ़ती है, वाटर क्वालिटी में सुधार होता है, और मिट्टी जो मॉइस्चरमेंट होता है जमीन में उसको मेंटेन रखने में मदद होती है। और आपको फिश फार्मिंग से, फिश हार्वेस्टिंग से एडिशनल इनकम भी मिलता है। हम इस प्रणाली के उपयोग के लिए जाने वाले प्रमुख पौधों और मछलियों को अगर देखेंगे तो उसमें ट्री स्पीसीज में मैंग्रोव्स, जो मतलब सुंदरबन वगैरह या फिर कोस्टल एरिया में मुंबई के जहाँ पर जो उगाया जाता है, एक एग्रो फॉरेस्ट्री का हम उसको झाड़ी बोलेंगे, तो मैंग्रोव्स इसमें आती है। फिर बाम्बू आते हैं, फिर विलो, और फिश में अलग अलग फिश की प्रजातियाँ। आगे हमारा एक चैप्टर स्पेशल एक्वाकल्चर पर भी है, उसमें भी ये चीज़ें फिर से आएंगी। तो कोई मोटे मोटे मैं बता देता हूँ, रोहू, कटला, कटला, मृगल, तिलापिया, इस तरीके की मछलियाँ इसमें इंटीग्रेट की जाती हैं। अब यह प्रणाली मुख्य रूप से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में प्रचलित है। इस प्रणाली में मत्स्य पालन और वृक्षारोपण के संयुक्त लाभ मिलते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलती है। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रणाली पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एपीकल्चर विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग, मधुमक्खी का पालन करना।
और एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज जिनमें बहुत अच्छा मतलब फ्लावरिंग आता है, ऐसे ट्रीज के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाता है। यहाँ से क्या होता है कि पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है और हमें हनी का प्रोडक्शन भी मिलता है। तो इस प्रणाली के मुख्य लाभों में क्या बता सकते हैं? फसलों और पौधों को परागकण मतलब परागण की प्रक्रिया मतलब पॉलिनेशन में सुधार होता है। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाता है। अतिरिक्त आय के रूप में शहद का प्रोडक्शन होता है और हमें कीटनाशकों की कमी मतलब उसका यूज है जो है उसको हम कम कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें उपयोग में लाने वाले प्रमुख पेड़ और मधुमक्खी की प्रजातियां। तो ट्री स्पीसीज में जिनमें फ्लावरिंग आता हो, तो इस तरीके के नीम, लीची, जामुन, सनफ्लावर, मोरिंगा जिसको सहजन बोलते हैं हम, इस तरीके के ट्रीज के बीच में किया जाता है। और बी कीपिंग में इंडियन हनी बी जिसको हम एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका, और रॉक बी जो एपिस डॉर्सेटा जिसको बोलते हैं, ऐसी मधुमक्खियों को रख सकते हैं। और इसके बीच में हम और एक एग्रीकल्चरल क्रॉप कुछ जैसे मस्टर्ड वगैरह जो है सीजनल, या फिर हल्दी, इस तरीके के एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी ले सकते हैं। तो यह प्रणाली मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ऐसी जगहों पर अपनाई जाती है। जनरली बी कीपिंग के लिए एक माइल्ड टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर जहाँ पर होता है वहाँ पर मधुमक्खियों के पालन में प्रॉब्लम आता है। जैसे बुंदेलखंड में हम यहाँ पर देख रहे हैं, कई सालों से हम इसकी बैचेस लगा रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यूनिट में, लेकिन हमारा हर बार का एक्सपीरियंस है जब समर का टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, इवनली 48-49 डिग्री तक जब टेम्परेचर पहुंचता है, तब इनकी क्वीन ही भाग जाती है अपनी कॉलोनी छोड़ के। तो एक बार क्वीन भाग जाने के बाद ये सारी कॉलोनी डिस्टर्ब हो जाती है और अगले साल हमें फिर जब एक सीज़न आता है मतलब रेनी सीज़न के बाद, वहाँ से फिर से नई कॉलोनीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो बहुत सीवियर या एरिड क्लाइमेट है, वहाँ पर इनकी दिक्कत है। लेकिन जहाँ पर ह्यूमिडिटी अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा है, वहाँ पर ये बिजनेस या फिर ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट सिस्टम है सिल्वो सिल्वो एग्री सिस्टम। ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम है, मल्टी लेयर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है इसको बोल सकते हैं। जिसमें क्या होता है, मल्टी लेयर ट्रीज का प्लांटिंग किया जाता है। मतलब अलग अलग हाइट वाले ट्रीज को लेयर बाय लेयर प्लांट मतलब उनका प्लांटिंग किया जाता है और उसके बीच में हम क्रॉस भी उगाते हैं और लाइव स्टॉक को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री के ट्री में भी या फिर फॉरेस्ट्री के ट्री में भी अलग अलग ट्रीज की अलग अलग रो होती है उनके हाइट के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा हाइट वाले बीच में रहेंगे, फिर दोनों तरफ उससे कम हाइट वाले, फिर दोनों तरफ उससे कम हाइट वाले, इस तरीके का इसका ढांचा बनता है। और बीच में जो रोज रहती हैं उसमें हम जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उनको उगाते हैं। तो इसके तो जो कॉमन बेनिफिट्स है उसमें सॉइल स्टेबिलिटी या फिर सॉइल फर्टिलिटी का बढ़ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होना, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना, ये बेनिफिट जो हर एग्रो फॉरेस्ट्री के सिस्टम में बताए गए हैं वो यहाँ पर भी लागू हैं। और इनमें अगर ट्रीज की बात करें तो साल, टीक, बाम्बू, इस तरीके से ट्रीज हम उगा सकते हैं। बाकी भी कई सारी स्पीसीज हैं। और जो क्रॉप की स्पीसीज आती है उसमें अलग अलग तरीके से सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड हम उगा सकते हैं, जैसे सोयाबीन, व्हीट, मेज, मस्टर्ड। यह प्रणाली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड ऐसे क्षेत्रों में प्रचलित है। इस प्रणाली से मृदा की उर्वरता बनी रहती है और जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होती है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन रुकता है और होता है तो इम्प्रूवमेंट ही होता है हर चीज़ में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एडवांटेजेस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स के बारे में। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। जो अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग टाइप्स हमने देखे वो भी इंपॉर्टेंट है और उसके एडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है। क्या बता सकते हैं एडवांटेजेस में? पहला एडवांटेजेस है इंप्रूव्ड सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। पेड़ और पौधे पोषक तत्वों के चक्रण मतलब जिसको हम न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग बोलते हैं उसमें मदद करते हैं। सेकंड में आप लिख सकते हैं इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। जो पॉलिनेशन और वो चीज़ें करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं या फिर जो नेचुरल एनिमीज होते हैं इंसेक्ट में, ऐसे घटकों को ये सिस्टम आकर्षित करता है, इसलिए उनका वहाँ पर मेंटेनेंस हो जाता है। तीसरी बात है क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन। पेड़ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करते हैं क्योंकि पेड़ों का काम ही क्या होता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, फिर फोटोसिंथेसिस करना, उसके द्वारा अपना अन्न बनाना, अपना फूड बनाना
और फिर ये फूड प्लांट के बीच में असिमिलेट होता है, और जो पेड़ पौधों के जो मांस होता है वो ज़मीन में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जैसे जड़ें जड़ें ज़मीन में रह जाती हैं। तो इस तरीके से उनके पत्ते पड़ते हैं, उनका टहनियाँ पड़ती है, कई सारे ड्राई मैटर सॉरी वो ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में ऐड करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को बोला जाता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। फिर नेक्स्ट है इन्हांस्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। पानी का संरक्षण बढ़ता है, और जो रन ऑफ होता है, मतलब सरफेस से पानी का जो तेज बहाव चलता है वो बहाव कम होता है, उसके कारण सॉइल का इरोजन भी कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट बेनिफिट हम बता सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्सेस, किसान लकड़ी, फल, शहद और औषधीय पौधों से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। फिर रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड यूज, कीटनाशकों की कम जरूरत यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि कई तरह के नेचुरल पेट्स बायोलॉजिकल कंट्रोल्स यहाँ पर अपने आप सिस्टम में डेवलप हो जाते हैं, उनसे हमें एक्सटर्नल केमिकल्स का स्प्रे करने की ज़रूरत कम पड़ती है। फिर हमारे एरिया के, हमारे फील्ड के माइक्रो क्लाइमेट में सुधार होता है, माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन जिसको बोलते हैं। आप अगर हमारी यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर हमेशा पाया जाएगा कि ये वो पर्टिकुलर जो 1-2 हेक्टेयर का एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा 1 से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर के टेम्परेचर से कम रहता है गर्मी के दिनों में। मतलब इसी को बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट रेगुलेशन। जो वहाँ पर तालाब होता है या हमेशा हरियाली बनी रहती है, उसी कारण ये माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन किया जाता है। तो माइक्रो क्लाइमेट में छाया प्रदान करना, तापमान नियंत्रित करना और ह्यूमिडिटी मेंटेन रखना, इस तरीके के चीज़ों द्वारा क्लाइमेट में सुधार होता है। फिर नेक्स्ट बेनिफिट आता है सस्टेनेबल लैंड यूज। इससे वनों की कटाई या फिर डिफॉरेस्टेशन कम होता है। फिर नेक्स्ट बेनिफिट में हम बात करेंगे लाइवलीहुड सिक्योरिटी की, जिसके लिए सारा कोर्स हम पढ़ रहे हैं या सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी ये ऊपर के एडवांटेजेस हैं वो सारे हमें लाके खड़ा कर देते हैं कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी यहाँ से आपकी मेंटेन हो जाएगी, ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। फिर बात आती है रेजिलियंस टू पेस्ट एंड डिसीजेस। जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम होता है उसके कारण इंसेक्ट और पेस्ट इनका अटैक कम हो जाता है। इस प्रकार एग्रो फॉरेस्ट्री न केवल पर्यावरणीय स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। अब हम भारत में एग्रो फॉरेस्ट्री के क्षेत्रीय उदाहरण देखेंगे, जहां यह प्रणाली किस प्रकार से उपयोगी साबित हुई है। ये मैंने लिया है, एक बुलेटिन है, सिंह एंड पांडे इनके नाम से एक बुलेटिन पब्लिश हुई है, जिसमें इन्होंने पूरे कंट्री के एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स का स्टडी किया है और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों का लेखा जोखा अपने बुलेटिन में लिखा है कि कौन से सिस्टम कहाँ पर, कौन से एरिया में कौन से प्रॉब्लम्स थे, और वहाँ के वो प्रॉब्लम हल करने के लिए कौन से एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में काम किया। यही बस इन टेबल से दिखाया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि अ, ये हिमालय कुरुक्षेत्र वगैरह जो एरिया था, वहाँ पर क्या हो गया था कि सोडिक सॉइल बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, मतलब सॉइल की सोडिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, जैसे हमने इसके अनुसार देखे पॉपुलर वगैरह और उसमें राइस वेट का कल्टीवेशन करना, इन तरीके के क्रॉपिंग सिस्टम यूज करके वहाँ का माइक्रोबियल बायोमास बढ़ा, ट्री का बायोमास बढ़ा। ये इसका मतलब ओवरऑल ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में बढ़ा, और यहाँ से न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी सॉइल की बढ़ गई, और जो सोडिसिटी और इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया है कि हिमालय का, जहाँ पर जो रिस्टोरेशन ऑफ अबंडोन्ड एग्रीकल्चरल साइट्स थी, मतलब जो बंद पड़ी है, एबेंडोन जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसी साइट को किस तरीके से हमें फिर से रिस्टोर किया जा सके, उसके लिए उन्होंने एग्रो फॉरेस्ट्री के कुछ कंपोनेंट्स चेक किए गए थे, और उसमें देखा कि हर 10 साल में 3.9 टन पर हेक्टर का बायोमास अकुमुलेशन एग्रो फॉरेस्ट वहाँ पर कर रहे हैं, और इस तरीके से जो वहाँ की सॉइल की फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्प्रूव होती जा रही है। इस तरीके से स्टेज वाइज अलग अलग रीजन में कौन सा प्रॉब्लम था, कौन सा चैलेंज था, और वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में किस तरीके से एज अ सोल्यूशन वहाँ पर प्रेजेंट किया गया, इन चीज़ों को देखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसी तरीके से अगले स्लाइड में वही चीज़ें कंटिन्यू हो रही है कि इंडियो गंगेटिक प्लेन में कौन सा प्रॉब्लम था, और उसको एड्रेस करने के लिए एग्रो फॉरेस्ट सिस्टम में किस तरीके से परफॉर्म किया। तो अलग अलग कंट्री में ये कंडीशंस अलग होती है और उनके प्रॉब्लम्स भी अलग थे। तो बस ये यही दिखाया गया है कि किस तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री कंपोनेंट कैन सॉल्व
मेजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।